दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य का जो समय है वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच माना गया है। कहा जाता है कि गुप्त शासक जो थे वो प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जो थे, अब कुषाण कौन थे? कुषाण जो है मध्य एशिया से भारत आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी और यहाँ पे राज किया था। कुषाण जो है मूल रूप से चीन के निवासी थे। तो गुप्त शासक जो थे वो कुषाणों के ही सामंत थे। बाद में उन्होंने खुद की अपनी सत्ता स्थापित की और शासक बन बैठे। गुप्त साम्राज्य को जानने का प्रमुख स्रोत है, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ हुआ साहित्य से प्राप्त स्रोत। तो साहित्य से प्राप्त स्रोत में निम्नलिखित साहित्य स्रोत है, जैसे देवचंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र एवं कालिदास की रचनाएं। ये सब साहित्य है जिसके द्वारा हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सेकेंड जो स्रोत है वो है लेख। लेख जानते ही होंगे, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख। तो उसी लेख से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। लेख में जो सबसे प्रमुख है वो है हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति लेख। इस लेख में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है और हरिसेन जो थे वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे। सेकेंड जो लेख मिलता है वो है भानुगुप्त द्वारा लिखित एरन अभिलेख। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री का सती होने का उल्लेख मिलता है। ताम्रपत्र एवं मोहरों पर लिखे अभिलेख से इस साम्राज्य का जानकारी हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है मुद्रा। मुद्रा से भी हमें किसी भी वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो गुप्त वंश का भी जानकारी हमें मुद्रा से मिलता है। सिक्के से उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, कला। अब कला में कैसे? तो कला में जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रित किया है, तो इससे उसके कला प्रेमी होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है और विदेशी व्यापार आदि का पता चलता है। नेक्स्ट जो स्रोत है वो है विदेशी यात्रा विवरण, अर्थात विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण किया गया है उससे भी हमें किसी भी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल के समय में फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को फो की में लिखा। नेक्स्ट जो यात्री आए वो आए वेनसोंग। ये चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए। अब हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के प्रमुख शासक, अर्थात गुप्त वंश में कौन कौन से शासक हुए। पहला जो शासक हुए वो हुए श्रीगुप्त। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी और कहीं कहीं 275 से 300 ईस्वी लिखा गया है। तो इसका कन्फर्म नहीं है, इनके शासनकाल में मतभेद है। इनको गुप्त वंश के संस्थापक माना गया है। श्रीगुप्त के बारे में जानकारी हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। इस लेख में हरिसेन ने श्रीगुप्त को सबसे ऊपर में लिखा है, जिससे ये व्यक्त होता है कि इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त ही थे। नेक्स्ट जो शासक आता है वो है घटोत्कच। इनका शासनकाल 300 से 320 ईस्वी के बीच माना गया है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाला अगर कोई शासक हुआ तो वो हुआ घटोत्कच। नेक्स्ट जो है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच के ही पुत्र थे। गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। शासक बनने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने
319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत एवं शक संवत, जो शक जो थे वो भी एक संवत चलाए, तो शक संवत के बीच में 241 वर्ष का अंतर था। पहला शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को विस्तार किया। लिच्छवी, जो वर्तमान में काठमांडू नेपाल में पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत यानी चांदी के मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया। नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, और इनके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, अर्थात गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र समुद्रगुप्त के समय में सबसे अधिक फैला। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आप बोलेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में एक अभिलेख लिखा, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी? वत्स राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान में यूपी के प्रयाग में पड़ता है। लेकिन इसे अकबर ने यूपी के इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों का वर्णन हमें मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु की उपाधि का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त अर्थात उत्तरी भारत के 9 राजाओं एवं दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उत्तरी भारत के 9 राजाओं में जो प्रमुख राजा थे वो थे अच्युत्य, नागसेन और गणपति नाग। दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को उन्होंने पुनः स्वतंत्र कर दिया, जिस कारण इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया, अर्थात दक्षिणी भारत के जो 12 राजा थे उनको जो इन्होंने पराजित किया था उनको पुनः इन्होंने स्वतंत्र कर दिया, जिस कारण इनको ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का प्रारंभिक निर्माणकर्ता अशोक था, अर्थात मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, उन्होंने ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था। इन्होंने कौशाम्बी में स्थापित करवाया था इस अभिलेख को। पुनः इस अभिलेख को अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। बाद में मुगल काल में भी इसमें खुदाइयाँ हुई तथा कुछ अन्य चीज़ भी लिखी गई। लिखने के बाद इस अभिलेख से जहांगीर एवं बीरबल का भी लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी गई। वह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, अर्थात वो एक महान योद्धा शासक भी थे और महान विद्वान व्यक्ति भी थे, इस कारण उन्हें कविराज की संज्ञा दी गई। उन्होंने अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्रित किया, जिससे इसके कला प्रेमी होने का हमें प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की, तो आप बोलेंगे विक्रमांक। नेक्स्ट जो शासक आए वो आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी के बीच माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक जो थे वो भी मध्य एशिया से आए हुए थे, उनको हराया एवं शक राज्य में चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम है वो है देवगुप्त,
देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधियां हैं वो है विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। भारतीय अनुश्रुतियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के रूप में स्मरण करती है। मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण करता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही किया गया, अर्थात मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में किया गया। लेकिन अभी तक इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। वर्तमान में यह लौह स्तंभ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अर्थात दिल्ली में स्थित है। उदयगिरी गुहा लेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना अर्थात कृत्सन पृथ्वी जय था। चंद्र नामक राजा की पहचान वह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिंतु नाम से करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति अम्रकाधर्व बौद्ध था और चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव वीरसेन शैव अनुयायी था, अर्थात सभी धर्म के लोग रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, अर्थात जिस तरह हम लोग मुगल काल में पढ़ते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में 9 रत्न रहते थे। अब ये 9 रत्न कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वररुचि। नेक्स्ट जो शासक आए वो आए कुमारगुप्त। इनका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक माना गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल का वर्णन हमें जो मिलता है, जिस अभिलेख से मिलता है वो है विल्सर अभिलेख। कुमारगुप्त का छोटा भाई जो था गोविंदगुप्त, वह वसाढ़ यानी वैशाली का राज्यपाल था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं। हून कौन थे? मध्य एशिया का एक आक्रामक जनजाति था। तो हूनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के ही शासनकाल में हुआ, परंतु उसका नेतृत्व करने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के ही शासनकाल में हुआ। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया, तो आप जाहिर सी बात मारेंगे कुमारगुप्त ने किया। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो आते हैं स्कंदगुप्त, अर्थात कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक माना गया है। स्कंदगुप्त जो है वो हूनों को पूर्ण रूप से पराजित किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर परमदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। अब सुदर्शन झील जो है इनका तो स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार किया, लेकिन इस झील का निर्माण कौन किया था? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सोंग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट जो शासक आए वो आए भानुगुप्त। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख का निर्माण भानुगुप्त के शासनकाल में ही हुआ, अर्थात एरन अभिलेख का निर्माण भानुगुप्त के ही समय में किया गया। गुप्त काल में किसी के सती होने का प्रथम प्रमाण हमें इसी अभिलेख से मिलता है, अर्थात गुप्त काल में किसी के सती होने का प्रमाण हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो वो है एरन अभिलेख। नेक्स्ट जो शासक आए वो आए विष्णुगुप्त। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसकी लगभग 550 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और गुप्त वंश का शासन समाप्त हो जाता है। तो पढ़ेंगे गुप्त वंश का प्रशासन, अर्थात वहाँ कैसा प्रशासन था, किस तरह शासन चलता था।
गुप्त काल में राजा देवीय अधिकार रखता था, अर्थात उनका मानना था कि उन्हें देवताओं द्वारा राजा बनाकर भेजा गया है। उन्हें साम्राज्य स्थापित करने का अधिकार देवताओं द्वारा दिया गया है। इस देवीय अधिकार का स्वरूप दक्षिणी भारत एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास में काफ़ी विस्तृत हो जाता है। मौर्य प्रशासन की तरह केंद्रीकृत नहीं था, परंतु राजा का विशेष महत्व था। अर्थात मौर्य प्रशासन में जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था, लेकिन गुप्त काल में यह केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन राजा का एक विशेष महत्व होता था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था उभर कर आई और हर्षवर्धन के काल में यह अपने चरम पर था। गुप्त काल में प्रशासनिक विभाजन इस तरह बटा हुआ था। सबसे बड़ा जो था वो था प्रशासनिक विभाजन में देश, उससे छोटा भुक्ति था, उससे छोटा विषय था और सबसे छोटा ग्राम था। अब प्रत्येक प्रशासनिक विभाजन का जो था उनके अधिकारी होते थे। तो देश के जो अधिकारी थे उनको हम गोपना या गोप्ता कहते थे। भुक्ति के अधिकारी को उपरिक, विषय के अधिकारी को विषयपति और ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। अगर हम वर्तमान से तुलना करें तो ग्राम जिस तरह हुआ गांव, विषय एक तरह से हुआ जिला, भुक्ति एक तरह से हुआ राज्य और देश एक तरह से हुआ देश। देश सबसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्र होता था जो सम्राट स्वयं शासित करते थे। देश का प्रशासक गोपना या गोप्ता कहलाता था। भुक्ति को प्रदेश तथा भोग भी कहा जाता था। प्रांतों के अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करते थे। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारा मात्य कहा जाता था। नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महतर होता था। विषय के अंतर्गत कई ग्राम आते थे। ग्राम एवं विषय के बीच पेट अर्थात ग्राम समूह का अस्तित्व मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त समाज। गुप्त साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी। हड़प्पा सभ्यता में कोई जाति व्यवस्था नहीं था, लेकिन वैदिक काल में कर्म के आधार पर 4 वर्ग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उद्भव होता है, लेकिन ये धीरे धीरे वंशानुगत हो जाता है। गुप्त साम्राज्य में कई नए वर्ण आते हैं। जैसे एक वर्ण दूसरे वर्ण से शादी किया तो उसके जो बच्चे होते थे वो एक नए वर्ण का होता था। उपजातियों का उद्भव भी गुप्त काल में ही होता है। उपजातियों का उदय तब होता है जब कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति कुछ अलग कार्य करने लग जाते हैं, या 2 अलग वर्णों के शादी के बाद उनके जो बच्चे होते थे, तो इन सब से कई उपजातियों का उदय गुप्त काल में होता है। कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन गुप्त काल में ही होता है। याज्ञवल्क्य ने इस जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। दास एवं अछूतों की स्थिति निम्न थी। नारद ने 15 प्रकार के एवं मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख गुप्त काल में किया है। स्त्री की स्थिति निम्न थी, क्योंकि इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में स्त्री की स्थिति निम्न थी। नारद एवं प्रसाद स्मृति से विधवा विवाह का हमें समर्थन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, अर्थात गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था और आधार था वो कृषि ही था। गुप्त काल में कर 1/4 से 1/6 भाग तक वसूला जाता था। व्यापार के लिए एक श्रेणी अर्थात संघ व्यवस्था होती थी, जिसका अध्यक्ष ज्येष्ठक कहलाता था। इस श्रेणी या संघ को निगम भी कहा जाता था। बंगाल में तामलिप्ति बंदरगाह इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में उज्जैन शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था।
चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में किया था। गुप्त काल में भूमि दान काफ़ी विस्तार हुआ, जिसका परिणाम सामंती व्यवस्था के रूप में उभर कर आता है। हालांकि भूमि दान की शुरुआत सर्वप्रथम सातवाहनों ने की थी, लेकिन गुप्त काल में ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्व के स्रोत। पहला जो स्रोत है वो है भाग। भाग क्या होता था? जो भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग वसूला जाता था, जिसे हम भाग कहते थे। उसके बाद आता है भोग। तो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट भोग कहलाती थी। ये है नेक्स्ट उद्रंग। ये एक प्रकार का भूमि कर होता था। नेक्स्ट है भूतावाद। भूतावाद प्रत्यय। ये एक विदेशी वस्तुओं पर जो आयात लगता था, उसके जो आयात पे कर लगता था, उसी को हम कहते थे भूतावाद प्रत्यय। करों की अदायगी हिरण्य यानी नगद तथा मैं यानी अन्न दोनों के रूप में की जाती थी। अर्थात करों की जो अदाय होता था वो नगद और अनाज दोनों के रूप में किया जाता था। उग्रहार। उग्रहार क्या होता था? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को हम उग्रहार कहते थे। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी। राजा के पास अस्थायी सेना होती थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, जिसमें पहला जो है वो है पदाति अर्थात पैदल सेना, रथरोही अर्थात रथ सेना, अश्वारोही अर्थात घोड़े की सेना और गज सेना अर्थात हाथी की सेना। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बयाना अर्थात भरतपुर क्षेत्र का ढेर है। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन धर्म। गुप्तकाल में जो शासक थे गुप्त वंश के, वो मूल रूप से वैष्णव धर्म को मानते थे। इन्होंने वैष्णव धर्म का उत्थान किया, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म काफ़ी अधिक सुदृढ़ होने लगी थी। ऐसे में वैष्णव धर्म पीछे छूटने लगा था, लेकिन फिर गुप्त वंश ने इस धर्म को आगे लाया एवं इस धर्म का दोबारा उत्थान किया। बौद्ध एवं जैन और शैव धर्म भी इस समय था, अर्थात लगभग सभी धर्म था, लेकिन मूल रूप से इन्होंने वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया, क्योंकि वैष्णव धर्म जो है वह पीछे छूट गया था। मंदिर निर्माण की सर्वप्रथम शुरुआत इसी काल में हुई। अर्थात मंदिर जो आज हम देखते हैं उसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुई। इससे पहले जो होता था गंधार कला एवं मथुरा कला द्वारा सिर्फ मूर्तियां बनाई जाती थी, मंदिर नहीं बनती थी। तो मंदिर कला का जो निर्माण है वो गुप्त काल से ही शुरू होता है। गुप्त काल का सबसे प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का है, ये विष्णु देव को समर्पित मंदिर है। गुप्त काल में विष्णु देव के 10 अवतार में जो सबसे अधिक प्रभावित व सबसे प्रचलित अवतार है वो है वराह अवतार। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश यानी शिव जी की पूजा आरंभ हुई। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मूर्ति की जो पूजा होती है, इनकी आरंभ गुप्त काल से ही हुई। अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर। पहला जो है वो है दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ झांसी यूपी में है। नेक्स्ट है भीतरगांव का मंदिर या लक्ष्मण मंदिर, जो ईंटों द्वारा निर्मित है, ये भी भीतरगांव कानपुर यूपी में है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है विष्णु मंदिर, जो तिगवा जबलपुर एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर, जो नैना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, जो खोह नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, जो भुमरा नागौद एमपी में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है विष्णु मंदिर, जो उदयगिरी एमपी में पड़ता है। और फिर नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर, जो सिरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगिरी अर्थात एमपी के जो उदयगिरी में विष्णु मंदिर है, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। उदयगिरी के गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण है। गुहा का अर्थ गुफाओं को काट छाट कर बनाई गई प्राचीन मंदिर होता है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19
गुप्त काल की मानी जाती है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कहीं कहीं 29 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 30 लिखा मिलता है। हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन कलाएं। इस काल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य आदि का विकास हुआ। इसलिए कुछ भारतीय इतिहासकार इस युग को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अर्थात गुप्त काल में ही वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला, इन सब चीज़ों का विकास हुआ, जिस कारण इसको भारत का स्वर्ण युग कहा गया। नागर शैली का अधिक विकास हुआ। उत्तर भारत में जो बनने वाले भवन अर्थात मंदिर का निर्माण कला था, उसे नागर शैली का नाम दिया जाता था, और दक्षिण भारत में बनने वाले भवन या मंदिर को द्रविड़ शैली, और मध्य भारत वाले भाग को वेसर शैली नाम दिया जाता था। अतः यह तीनों शैली भवन निर्माण या स्थापत्य कला का एक शैली है जो गुप्त काल में विकसित हुआ। इन सब शैलियों का उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में बौद्ध, जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण का भी विकास हुआ। बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण इस काल में हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि भगवान बुद्ध भूमि से शांति प्राप्त कर रहे हैं। अजंता एवं बाघ गुफा का जो चित्रकारी है, उनका विकास हुआ गुप्त काल में। अजंता जो है वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, अर्थात महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता, और इनका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म के महायान से संबंध है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, जो लोक जनजीवन के चित्र से रिलेटेड है। गुप्त वंश का राजकीय भाषा जो था वो था संस्कृत, अर्थात संस्कृत उनका राजकीय भाषा। अजंता की गुफा संख्या 16 से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, जबकि गुफा संख्या 17 से बौद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न स्थितियां अर्थात ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति आदि जैसे चित्रों का संग्रह मिला है। पुराणों का अंतिम संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ। जो पुराण है हमारे, उनका भी अंतिम संकलन गुप्त काल में ही हुआ। शून्यवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना 6ठी शताब्दी में अर्थात गुप्त काल में वागम भट्ट ने किया। ये पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय की रचना किसने की, तो आप बोलेंगे वागम भट्ट ने, जो गुप्त काल में किया। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान एवं चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। वराहमिहिर जो गुप्त काल के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, इन्होंने चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एवं पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ब्रह्मगुप्त जो ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, इन्होंने कई ऐसे सिद्धांत के बारे में बताया जिस कारण इसे भारत का न्यूटन कहा जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है, तो आप बोलेंगे ब्रह्मगुप्त को, और ब्रह्मगुप्त ने ही ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। अब हम गुप्तकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे, अर्थात गुप्त काल में जो रचना किया गया उनको अध्ययन करेंगे। तो इस साइड पुस्तक का नाम है और इस साइड लेखक का नाम है। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है उनके लेखक हुए विष्णु शर्मा। नीति शास्त्र और नीति सार के लेखक कामंदक हुए। चारुदत्ता, स्वपनवासदत्ता और अरुभंग के लेखक भास हुए। राजतरंगिणी के लेखक कलहन हुए। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडिन हुए। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हुए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हुए। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हुए। हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हुए। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हुए। चरक संहिता के लेखक चरक हुए। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हुए। योगाचार के लेखक असंग हुए। चंद्र व्याकरण के लेखक चंद्रगोमी हुए। विशुद्धि मग्ग के लेखक बुद्धघोष हुए। बृहत संहिता और पंच सैद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर हुए। ब्रह्मा सिद्धांत, आर्यभट्टियम और शुद्ध सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हुए। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हुए। न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन हुए।
नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन हुए। किराता जोड़नियम के लेखक भारवी हुए। रावण वध के लेखक वत्स भट्टी हुए एवं ऋतु संहार